प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले भाग में हमने आरा शहर की घेराबंदी को जारी रखते हुए केवल 8 दिनों के भीतर ही जगदीशपुर के उस वीर राजपूत ने 2 भयंकर युद्ध कैसे लड़े, इसे समझते हुए इस 80 वर्षीय भीष्माचार्य के साहस, शौर्य, जोश, योजना कौशल और सटीक समय प्रबंधन कौशल, इन गुणों को आप खुद ब खुद जान चुके होंगे, है ना। अब इस भाग में युद्ध के मैदान का स्थान बदलते बदलते आखिर जंग का मैदान ही इस वीर योद्धा का घर, इसका महल, इसका कर्म क्षेत्र कैसे बन गया। इस इतिहास के साथ ही विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए सही तारकेस बनाई गई योजना और उन योजनाओं को अंजाम देने के लिए किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में इस्तेमाल किए जाने वाले किस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया गया, हम इसे समझने जा रहे हैं। और शत्रु के आधुनिक हथियारों से कोई तुलना न होने के बावजूद उस ब्रह्मास्त्र और सही संयोजन के बल पर एक के बाद एक अंग्रेज अधिकारियों को उन्होंने कैसे धूल चटाई, साथ ही अंत में किन कारणों की वजह से ब्रिटिश सरकार को कुंवर सिंह जी से डर लगने लगा और ब्रिटिश सरकार ने इसके बारे में क्या योजना बनाई, इसे समझने के लिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। ये महसूस करने के बाद कि पूर्वी अयोध्या में अंग्रेजों का गढ़ ठंडा पड़ गया है, वहीं पर पहला हमला कर वहां के ज्यादा से ज्यादा विद्रोहियों को साथ लेकर अजीमगढ़ ले ले, ऐसी पारी की योजना कुंवर सिंह जी ने बनाई और पूर्वी अयोध्या के लिए रवाना हो गए। पिछले भाग में हम यहाँ तक अब पहुँचे थे। अब आगे दिनांक 18 मार्च 1858 को जैसा कि अपेक्षित था, उनकी मुलाकात बेलुआ के विद्रोहियों से हुई और संयुक्त सेना ने अतरौलिया के किले के पास अपने डेरे डाले। अजीमगढ़ अतरौलिया से 25 मील यानी कि 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कुंवर सिंह जी की सेना इतनी करीब आ चुकी है, यह जानकर लगभग 300 पैदल और घुड़सवार सेना और 2 तोपें इतनी ब्रिटिश सेना साथ लेकर ब्रिटिश अधिकारी मिल्बन अतरौलिया की ओर चल दिया। 22 मार्च की सुबह सूरज की किरणें युद्ध के मैदान को छूते ही मिल्बन ने विद्रोहियों को एक पल का मौका दिए बिना युद्ध शुरू कर दिया। विद्रोही भी लड़ने लगे। उस दिन वो युद्ध जो शुरू हुआ वह सारा दिन तो चला ही, लेकिन पूरी रात भर भी जारी रहा। हालांकि 23 तारीख की सुबह ये दोनों सेना के थके हुए सिपाही नाश्ते के लिए रुके। ब्रिटिश सैनिकों ने एक अमराई में शरण ली, हथियार को थोड़ा सा साइड में रखकर। जैसे ही वह अपने मुंह में नाश्ते का निवाला डालने ही वाले थे कि कुंवर सिंह जी ने अचानक उस सेना पर इतनी ताकत से हमला किया कि ब्रिटिश सैनिक उस प्रखर प्रहार से पूरी तरह हड़बड़ा कर उसने कोसिला से जो पीछे हटना शुरू किया, वे वापस लौट कर अजीमगढ़ में ही जाकर रुकी। वहाँ जैसे तैसे जान बचाते हुए पहुँचने पर ही मिल्बन की सांसों में सांस आई। दोस्तों, इसे कहते हैं गुरिल्ला रणनीति। आगे का इतिहास भी कुंवर सिंह जी की गुरिल्ला रणनीति के एक से बढ़कर कारनामों से ही भरा हुआ है, इसलिए दोस्तों जरा ध्यान दें। इस जोरदार थप्पड़ के झटके से उबरने के बाद मिल्बन के भेजे गए जरूरी संदेश की तहत बनारस और गाजीपुर से करीब 325 नए लोगों का बल मदद के लिए भेजा गया। इस सेना के कमांडर इन चीफ थे कर्नल डेम। अब अजीमगढ़ जैसी मजबूत जगह, दोगुनी हुई ब्रिटिश सेना और कर्नल डेम्स जैसा नया जोशीला सेनापति, इन सब के बल पर कर्नल डेम्स 27 मार्च को कुंवर सिंह जी की अकड़ तोड़ने के लिए अजीमगढ़ से निकला। तब शुरुआत में तो उसे सफलता मिली, लेकिन यह सफलता भी कुंवर सिंह जी की एक चाल ही निकली। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा और अपेक्षित स्थान पर पहुंचा, कुंवर सिंह जी ने नए सैनिकों के और इस नए सेनानी के मुंह पर ऐसा जोरदार तमाचा मारा कि कर्नल डेम्स भी उल्टे पांव भाग निकला और उसने भी उस जोरदार तमाचे से काला बना अपना सफेद मुंह सीधे अजीमगढ़ में ही छिपाया। इसके बाद हालांकि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अजीमगढ़ से बाहर निकलकर कुंवर सिंह जी पर हमला कर सके। अंग्रेजों के ऐसे पराभव सुनकर इलाहाबाद में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग के भी पसीने छूट गए। अब तक कुंवर सिंह मतलब क्या चीज है, इस बात को उसने बखूबी भांप लिया था। कुंवर सिंह सिर्फ बिंदास्त और साहसी ही नहीं है, बल्कि वह सैन्य अभियानों में समय के महत्व को पूरी तरह से समझता है। साथ ही उसकी कर्तृत्व के कारण लखनऊ में हारकर भागे हुए सैनिक भी अब उसी के झंडे की ओर दौड़ रहे हैं। नतीजतन अधिक से अधिक सैनिक उसके हाथों नीचे जमा हो रहे हैं और उसमें इस पराजित और असंगठित सेना पर उसे प्राप्त हुए गुरिल्ला रणनीति का जादुई मंत्र का जल छिड़क कर वह उन्हें अजयता का वर देने के जादू से भी वाकिफ है। और उस बल पर जगदीशपुर का ये राणा अजीमगढ़ को बंद करके बीच का 130 किलोमीटर का सफर तेजी से तय करके बनारस शहर पर अचानक हमला करके इलाहाबाद के गवर्नर जनरल और लखनऊ के कमांडर इन चीफ के बीच कील ठोककर कलकत्ता की जंजीर तोड़ने में कतई गलती नहीं करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी पारी को पलटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि विद्रोह की शुरुआत में ही
सिख रेजिमेंटों के अंग्रेजों के प्रति पूरी वफादारी के कारण ही ये शहर अंग्रेजों के हाथों में आने की वजह से हमें आजादी का चेहरा इतनी बुरी तरह दबा के फिर से हिंदुस्तान का गला घोंटने में कामयाबी हासिल हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुंवर सिंह जी इस समय अंग्रेजों के लिए कितने खतरनाक बन चुके थे, यह कनिंग ने अच्छे से महसूस किया और उसने खुद लॉर्ड मार्कगेर को ही उन विद्रोहियों पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। क्रीमियन युद्ध में प्रसिद्ध हुए और अब तक हिंदुस्तान का पूरा अनुभव लिया हुआ यह लॉर्ड मार्कगेर 500 योद्धाओं और तोपों के साथ मार्च करते हुए अजीमगढ़ से 13 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा। थोड़े आराम के बाद 6 अप्रैल की सुबह फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने लगा। सुबह करीब 6 बजे उसे खबर मिली कि कुंवर सिंह जी की सेना उस पे नजर टिकाए हुए तैयार बैठी है। लॉर्ड मार्कगेर ने इसका एहसास न होने का नाटक करते हुए सेना को सावधानी से और आगे ले गया और अचानक घूमकर कुंवर सिंह जी की दाहिनी ओर हमला किया। वैसे कुंवर सिंह जी का बायां हिस्सा उन पर गोलियों की बौछार करते हुए उन पर बरस पड़ा। इस वक्त कुंवर सिंह जी की सेना कम से कम 4000 तक थी, लेकिन संख्या जीतनी उसकी ताकत नहीं थी और इसलिए आज युद्ध की सारी दारोमदार अपने अकेले के पुरुषत्व पर है। इस बात की इस सेना नायक को पूरी जानकारी थी और इसीलिए आज वह 80 वर्ष के वयोवृद्ध सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना में भीष्माचार्य की तरह चमक रहे थे, लड़ने की परिसीमा कर रहे थे। फर्क बस इतना था कि यह वृद्ध व धर्मराज की ओर से लड़ रहे थे। वह आजादी के लिए, स्वदेश के लिए, स्वधर्म के लिए लड़ रहे थे। उन्होंने मार्कगेर के आसपास अपनी सेना फैला दी। मार्कगेर की तोप उन पर जोरों शोरों से बरस रही थी और भले ही उनके पास जवाब देने के लिए एक भी तोप न हो, लेकिन फिर भी कुछ ही देर में उन्होंने मार्कगेर के पिछवाड़े पर अपनी सेना का व्यूह पक्का करना शुरू किया। इससे ब्रिटिश सेना का सेनापति भी बौखला गया और उसने अपनी तोपों को थोड़ा पीछे लिया। यह देखते ही विद्रोही उत्तेजित हो उठे और जयघोष करते हुए आगे बढ़ने लगे। इस बीच कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों के पिछवाड़े की अपनी पोजीशन दृढ़ की। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज हाथी पागल हो गए और तितर बितर होकर भागने लगे। उनके महावत हाथी को गले लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे और इस सब गड़बड़ी के कारण अंग्रेज सैनिक अपनी जान बचाने के लिए युद्ध का मैदान से भागने लगे। फिर भी मार्कगेर ने हार नहीं मानी और उसने सामने वाले विद्रोही गिरोहों को हराया और नजदीकी घरों पर कब्जा कर लिया और मोर्चे पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, ये हमेशा ध्यान में रखें कि कुंवर सिंह जी के पास ऐसी विजय प्राप्त करने के लिए एक भी तोप नहीं थी, लेकिन फिर भी कुंवर सिंह जी ने भी अब तक अंग्रेजों के पिछवाड़े को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। इसलिए अब तक ये लड़ाई पूरी तरह उलट पुलट हो गई थी, क्योंकि शुरुआत में दोनों सेनाएं आमने सामने लड़ रही थी। वे अब लड़ते लड़ते कुंवर सिंह जी अंग्रेजों के पीछे और अंग्रेजों की पीठ कुंवर सिंह जी के मुंह पर ऐसी स्थिति बन चुकी थी और ऐसे हाथ आए पीठ को कुंवर सिंह जी ने आग लगा दी थी। इस तरह अपने पिछवाड़े को विद्रोहियों द्वारा जलाए गए अपने राशन को आग में जलते देखकर भी हालांकि लॉर्ड मार्कगेर ने अभी तक हार नहीं मानी थी, लेकिन युद्ध के मैदान को छोड़ने का उसका निर्णय भी अब दृढ़ हो चुका था। शत्रु को परास्त न कर पाए, लेकिन कम से कम अजीमगढ़ को मदद तो पहुंचाएं, इस उद्देश्य से अपनी सामने वाली जीत की बढ़त को जारी रखते हुए मार्कगेर युद्ध के मैदान को छोड़कर लड़ते लड़ते आगे बढ़ता रहा और अपनी तोपों के सहारे रात को जैसे तैसे उस शहर जा पहुंचा। अंग्रेजों ने भी कुंवर सिंह जी के समग्र युद्ध की प्रशंसा ही की। 1857 की पूरी लड़ाई में कुंवर सिंह जी ही पहले ऐसे सेनानी थे जो अपनी सेना की असली ताकत को तुरंत जानने की कला में बिल्कुल माहिर थे। उन्होंने दुश्मन की ताकत के साथ साथ अपने सेना की ताकत को भी पूरी तरह से भांप लिया था। इसलिए वे ब्रिटिश किलेबंदी या अंग्रेजी संगीन पर हमला करने की प्रयासों में नहीं पड़े, क्योंकि कुंवर सिंह जी ने लखनऊ की घटनाओं से सीखा था कि उनके सैनिक इनके अलावा किसी भी अन्य दुर्घट कार्य में धैर्य और साहस दिखाने में आगे पीछे नहीं देखते। उसमें भी 1857 साल की लड़ाई में लड़ने वाले हजारों योद्धाओं में से 2 वर्ग हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। उनमें से एक था जो स्वतंत्रता के लिए लड़ते हुए अपनी जान मातृभूमि पर निछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाला, और दूसरा था बेकाबू, लापरवाह, आज्ञा भंग करने वाला। कुंवर सिंह जी ने इस युद्ध में इससे पहले किसी ने भी न अपनाई गई एक अभूतपूर्व रणनीति अपनाई। वह थी, उन्होंने अपनी सेना में अपनी तरह के पहली गुणवत्ता वाले और जीजान लगा देने वाले करारी लोगों के एक विशेष दस्ते का गठन किया। अब तक इस विद्रोह का नेतृत्व करने में वे ही क्यों सक्षम थे, इसके ये कुछ उदाहरण हैं। ये अब तक आप जैसे चाणाक्ष दर्शकों के ध्यान में आ ही चुका होगा। अब जरा ध्यान दें, क्योंकि अब अगला खेल यानी युद्ध कौशल और युद्ध साहस का उच्चांक है। उन्होंने इस चुनिंदा सेना को अजीमगढ़ के पास एक नदी पुल पर तैनात किया।
क्योंकि तीन तीन जनरलों की हार के कारण अब नए जनरल सर ल्यूगार्ड के नेतृत्व में एक नई मजबूत ब्रिटिश सेना पुल के सामने से अजीमगढ़ पर चल के आ रही थी। ल्यूगार्ड ऐसे ही सोच रहा था कि कुंवर सिंह की सेना अजीमगढ़ का नियंत्रण न छोड़ने के एकमात्र इरादे से अपना रास्ता रोके खड़ी है, लेकिन उस चालाक धूर्त सेनापति की उस सोच से भी कहीं अधिक गहरी योजना बनाई थी, जिसने अच्छे अच्छू को हैरत में डाल दिया। चाल यह थी कि पीछे से आ रही ल्यूगार्ड की ब्रिटिश सेना और आगे की ओर आरा की ब्रिटिश सेना को धोखा देकर अब जब अंग्रेज अपना पूरा ध्यान अजीमगढ़ पर लगा रहे हैं तो इसे छोड़ देंगे और वहां से गाजीपुर जाकर गाजीपुर से गंगा नदी का पत्र ससैन्य पार करके अपनी बेखबर और ढीली पड़ी राजधानी जगदीशपुर पर फिर से कब्जा कर लेंगे। इस जबरदस्त योजना को अमल में लाने के लिए ही इस राजकुमार ने उस पुल पर अपनी सबसे सर्वोत्तम सैनिकों की टुकड़ी को पुल की रक्षा करने के लिए तैनात किया था। ल्यूगार्ड ने इन बलों पर हमला करना जारी रखा, लेकिन उस हर एक हमले को उन बहादुर और कड़वे सैनिकों ने और भी अधिक बल के साथ खारिज कर दिया। वो सच्चे स्वदेशाभिमानी देशभक्त इस कड़वे संघर्ष को तब तक जारी रखते रहे जब तक कि आदेश के अनुसार अजीमगढ़ की अपनी साथ 8000 विद्रोहियों की पूरी सेना शहर को चक्कर लगाते हुए गाजीपुर के रास्ते पर सुरक्षित आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा उन्हें अपने सेनापति का इशारा मिलने तक। और जैसे ही उन्होंने वो इशारा देखा, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने उपलब्धि की संतुष्टि के साथ पुल को अकस्मात छोड़ दिया और सिस्टमेटिकली उल्टे घूम गए। हिस्टरी रिपीट्स। ऐसा इतिहास महाराष्ट्र के पवनखिंडी में यहाँ से करीब 200 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में हुआ था। उस समय मावलों ने जो दैवीय पराक्रम दिखाया था, वही पराक्रम, वही इतिहास आज पांड्या सेना द्वारा यहाँ रचा गया। पांड्या सेना ने अचानक से पुल छोड़ दिया है, यह देख आश्चर्यचकित ल्यूगार्ड जब पुल से आगे बढ़ा, तब सामने पूरी तरह खाली जगह पाकर उसने अपने दांतों तले उंगलियां दबाई, क्योंकि कुंवर सिंह जादू की तरह सेना के साथ गायब हो गए थे। निराश होकर उसने कुंवर सिंह जी का जल्द से जल्द पीछा करने के लिए तोपखाने के साथ घुड़सवार सेना को भेज दिया। साथियों, अपनी राजधानी गंवाने के बाद भी गुरिल्ला युद्ध का जबरदस्त खेल खेलकर मजबूत दुश्मन के भी नाक में दम करने वाले इस इतिहास को समय की कमी के कारण आज यही रोकना होगा। लेकिन अगला भाग इस इतिहास का अंतिम भाग है, जो उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगले भाग में भी हम गुरिल्ला युद्ध के नवनवीनतम चालों के कारण शत्रु की हुई घुटन ही देखेंगे। साथ ही कुंवर सिंह जी ने मां गंगा को ऐसी कौन सी चीज अर्पण की कि वैसी चीज अर्पण करने की कोई सोच भी नहीं सकता। वैसे ही क्या कुंवर सिंह जी अपनी खोई हुई राजधानी को वापस प्राप्त करने में कामयाब रहे? क्या वे अंतिम सांस तक अजय रहे? ये सब इतिहास जानने के लिए आपको अगला भाग देखना ही होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।